वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा नया टॉपिक है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो अक्सर हम इसे इकोनॉमिक सिस्टम से जोड़ देते हैं जो कि पिछले 50 वर्षों से राइज हुआ है। लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ग्लोबल वर्ल्ड के बनने में ट्रेड, माइग्रेशन का मीनिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ट्रैवल करना, मनी इन्वेस्टमेंट और भी कई चीज़ों की एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है। जब हम इस ग्लोबल इंटरकनेक्टनेस मीन्स आपस में जुड़ाव को देख के विजिबल साइन को देखते हैं तो हमें उन फेजेस को समझना पड़ेगा जिससे ये वर्ल्ड बना है। एशियन टाइम से ही ह्यूमन सोसाइटी शुरू से ही इंटरकनेक्टेड रही है। एशियन टाइम से ही ट्रैवलर, ट्रेडर, प्राइस्ड पिलग्रिम्स नॉलेज के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए और जो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट है मीन्स जो रूहानी तरक्की है, आध्यात्मिक लाभ के लिए, इसके साथ साथ जो एक्सप्लोटेशन है उसे बचने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते रहे हैं। इसके साथ वह बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर चले गए, जैसे कि मनी है, स्किल है, आइडियाज़ है, इन्वेंशंस, और जहाँ तक कि डिजीज़ और जर्म्स भी उनके साथ जो है उन इलाकों में चले गए। 3000 साल पहले की बात जब करते हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा, एक एक्टिव ट्रेड रूट जो है उस टाइम के ऊपर चलता था जो कि इंडस वैली को वेस्ट एशिया के साथ जोड़ता था। कई वर्ष पहले कौड़ीज और शीशल का यूज़ अक्सर जो है करेंसी के रूप में मालदीव से चाइना और ईस्ट अफ्रीका तक किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है सिल्क रूट लिंक्स द वर्ल्ड। सिल्क रूट विद इन द कंट्रीज़ ट्रेड और कल्चर लिंक का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। चाइनीज़ सिल्क कार्गोज़ का इस रास्ते से गुजरने के कारण इस सी रूट का नाम सिल्क रूट पड़ा। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने ऐसे सिल्क रूट को पहचाना जो कि लैंड को सी वाटर से जोड़ते थे, जिसमें एशिया के, यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका के एरिया शामिल हैं। और ये 15 सेंचुरी तक ऐसे ही चलता रहा और इसी के रास्ते से चाइनीज़ पोट्री जो है इस रास्ते से बाकी के जो एरिया थे वहाँ पहुँचती थी। और भारत से बहुत सारा जो कपड़ा और जो स्पाइसेस थे साउथ ईस्ट एशिया आते थे। इसके बदले में बहुत सारी जो प्रीशियस मेटल थी यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा गोल्ड और सिल्वर जो है एशिया तक पहुंची। ट्रेड और जो कल्चरल एक्सचेंज था वो ऐसे ही चलता रहा। क्रिश्चियन जो मिशनरी थे जो क्रिश्चियन जो धार्मिक प्रचारक थे इसी रास्ते से एशिया आए और उसके बाद मुस्लिम प्रीचर्स भी कुछ सेंचुरीज बाद इसी सी रूट के माध्यम से अरेबियन कंट्री से बाकी के जो एशियन कंट्रीज़ है उनमें पहुँचे। लेकिन इन सबसे पहले बुद्धिज़्म का राइज हुआ जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट मीन्स जो नेपाल है वहाँ से माना जाता है और इसी सिल्क रूट के माध्यम से बहुत सारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें फैला। नेक्स्ट टॉपिक है फूड, ट्रैवल, स्पागेटी एंड पोटैटो। फूड भी एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल है जिसमें लोगों में जो कल्चरल एक्सचेंज हुआ था। बहुत सारे ट्रैवलर्स और जो ट्रेडर्स थे जब वह दूसरे देशों में गए तो वहाँ पे नई फसलों के बारे में उन लोगों को बताया। इसके साथ साथ जो कुक फूड था उसका रिलेशन भी बहुत सारे रीजन से रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पागेटी और नूडल्स के बारे में ये माना जाता है कि ये वेस्ट चाइना से राइज हुआ और जब ये थ्रू ट्रेडर्स यूरोपियन कंट्रीज़ में गया तो उसका नाम बदलकर स्पागेटी हो गया। इसके साथ साथ 5th सेंचुरी में जब अरेबियन ट्रेडर्स पास्ता को सिसिली आइलैंड ले गए जो कि इटली का एक आइलैंड है, तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। तो इसी तरह के जो फूड आइटम्स हैं हमें इंडिया और जापान में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके जो एक्चुअल रीजन का जो ट्रुथ है हम नहीं जान सकते। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्री मॉडर्न वर्ल्ड में म्यूचुअल जो लिंक है उनकी पॉसिबिलिटी को दिखाता है। बहुत सारी जो वेजिटेबल, फॉर एग्ज़ाम्पल पोटैटो, सोयाबीन, पीनट, मेज़, टमाटो, चिलीज़, स्वीट पोटैटो के बारे में जो हमारे एंसेस्टर्स थे लगभग 500 साल पहले इनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। लेकिन ये जो फूड स्टॉप्स हैं, जो वेजिटेबल हैं, यूरोप और अफ्रीका में तभी आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक बड़े कॉन्टिनेंट अमेरिका की एक्सीडेंटली खोज की जहाँ पे इन सभी सब्जियों को उगाया जाता था।
यहाँ पे हमारा जो अमेरिका का जो मीनिंग है वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये दोनों कंटिनेंट हैं। इसके साथ साथ कैरिबियन आइलैंड्स जो कि एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिनको वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है, इनसे है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। जो यूरोपियन सेलर्स सिल्क रूट के माध्यम से एशिया आए तो वह वेस्टर्न एशियन से होते हुए अमेरिका भी गए। कई सेंचुरीज पहले इंडियन ओशन में जो ट्रेड था वो बड़े स्तर पर चलता था, जिसमें बहुत सारी जो चीज़ें, नॉलेज और कस्टम को एक्सचेंज किया जाता था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में के सेंटर में होने के कारण इस नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया था। यूरोपियंस के आने से ये यूरोप की तरफ बढ़ने लगा। इसके साथ साथ अमेरिका के डिस्कवरी से पहले लाखों वर्षों तक जो है वो अमेरिका जो था वो पूरे वर्ल्ड से कटा रहा। लेकिन 16th सेंचुरी में इसकी जो बहुत सारे जो अबंडेंट कह सकते हैं क्रॉप्स और जो मिनरल्स थे वो ट्रेड के थ्रू जो है बहुत सारे देशों में पहुंचने लगे। बहुत सारी प्रीशियस मेटल जैसे कि सिल्वर जो कि पेरू और मैक्सिको में बहुत ज़्यादा मौजूद थी, जो यूरोपियन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा रिच बना दिया और एशिया के साथ इसका जो एक्सचेंज था एज ए ट्रेड होने लगा। 17th सेंचुरी में साउथ अमेरिका के जो कह सकते हैं बहुत सारे जो रिसोर्सेज थे उनकी जो कहानियाँ थी वो पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में फैलने लगी और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो है इसको लेकर जो है सोचने लगी और बहुत सारी लड़ाइयाँ इनके ऊपर कब्जे को लेकर होने लगी। पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा अमेरिका के ऊपर कब्जा करना 16th सेंचुरी में इसका प्रमुख कारण रहा। यूरोपियन की जीत मिलिट्री पावर से नहीं हुई, सही मायने में एक बीमारी थी जो कि इसका नाम था स्मॉल पॉक्स, क्योंकि अमेरिकन के निवासी जो थे अमेरिकन निवासी इस बीमारी के प्रति किसी भी तरह की इम्यूनिटी नहीं रखते थे। मीन्स उनमें ये इम्यूनिटी नहीं थी कि वह इस बीमारी से बच सकें। और जब यूरोपियन ट्रेडर्स के थ्रू ये बीमारी उन देशों में पहुंची तो इससे बहुत सारे जो लोग थे मीन्स जो जो अमेरिकन लोग थे वो मारे गए और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अमेरिकन पर जो कब्ज़ा करना था वो आसान हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बीमारी ने किस तरह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उनको जीत दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट थे उनके ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में भूख और गरीबी यूरोप में बहुत ज़्यादा आम थे। बहुत सारे जो शहर थे भीड़ भाड़ और जानलेवा बीमारियों से घिरे रहते थे। बहुत सारे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थे, में धार्मिक मतभेद थे और किसी भी तरह के धर्म का में जो रिलीजन का विरोध करने वाले को मार दिया जाता था। इसलिए बहुत सारे जो यूरोपियन लोग थे वो अमेरिका चले गए। 18th सेंचुरी में प्लांटेशन वर्क में काम करने वाले अफ्रीकन कॉटन और शुगर को यूरोपियन मार्केट्स के लिए उगा रहे थे। 18th सेंचुरी में चाइना और जो इंडिया था वो वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री माने जाते थे। ये देश एशियन सिल्क रूट की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थे। हालांकि 15th सेंचुरी में चाइना ने इस ट्रेड से अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। चीन की भूमिका कम होने के कारण ये जो इम्पोर्टेंस थी वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गई और ये ट्रेड लिंक जो था वो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मेरे इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।